वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह व्यक्तित्व का जो है एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके पहले हम लोग व्यक्तित्व में देखे हैं व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। हम लोग जो है व्यक्तित्व के प्रकार को काफ़ी डिटेल में देखे हैं। अब आज हम लोग देखेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। यह थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है। सिगमंड फ्रायड ने इस थ्योरी को दिया था और व्यक्तित्व के सिद्धांत की यह पहली थ्योरी है। इस थ्योरी में जो है इन्होंने व्यक्तित्व की जब ये विश्लेषण कर रहे थे तो इसमें इन्होंने दो प्रमुख प्रत्ययों की बात किया है। पहला जो है अचेतनता और दूसरा ईड, ईगो और सुपर ईगो, इदम अहम और पराहम की बात किया है। चेतनता को इन्होंने काफ़ी व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका बताया है। इसमें उन्होंने अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन की बात किया है। इसी तरह से उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या किया है। ये जो है मानव जीव को जो है एक जटिल तंत्र के रूप में मानते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है जो दो तरह की होती है। एक होता है शारीरिक ऊर्जा और दूसरा होता है मानसिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति जो है चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, लिखना इत्यादि क्रियाएं करता है और मानसिक ऊर्जा के थ्रू जो है व्यक्ति जो है मानसिक क्रियाकलाप को करता है, जैसे चिंतन, स्मरण आदि मानसिक क्रियाकलाप करता है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाकलाप के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की इन्होंने व्याख्या किया है। इसमें ये जो व्यक्तित्व के कुछ गत्यात्मक पक्षों की बात किया है, डायनेमिक, जो परिस्थितियों और समय और वातावरण के प्रभाव में आकर के जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं, उन पक्षों की बात पे विशेष जोर दिया है। जैसे उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की बात किया है, चिंता की बात किया है और मेंटल मैकेनिज्म, मनोरचना की बात किया है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को जो है जनरली दो तरह से बताया है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक जो है मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की बात किया है। जीवन मूल प्रवृत्तियों में जो है यह व्यक्ति के यौन व्यवहार पे काफ़ी जोर डाला है और इन्होंने जो है यौन मूल प्रवृत्तियों की बात किया है। यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को ये एक नया टर्म दिए हैं, लिबिडो जिसे कहा जाता है, उस पर इन्होंने काफ़ी विस्तृत चर्चा किया है और इसकी व्याख्या भी किया है। इसमें ये चिंता के रूप में इन्होंने चिंता को जो है तीन प्रकार की बताया है। व्यक्ति की जो चिंता होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक वास्तविक चिंता होती है, एक तंत्रिकागत चिंता होती है और एक नैतिक चिंता की बात किया है। इन्होंने जो है व्यक्ति की जो चिंता होती है, इस चिंता से बचने के लिए व्यक्ति कुछ रक्षात्मक प्रक्रम करता है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने 5 प्रकार का बताया है। दमन, तार्किकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और विस्थापन की बात किया है। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है जो रक्षात्मक प्रक्रम करता है, इससे व्यक्ति को आंतरिक और जो बाह्य तनाव होते हैं उनसे बचा करके किसी भी व्यक्ति को किसी भी वातावरण में समायोजन की बात करता है, उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं। लिबिडो के रूप में इन्होंने जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसके आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है और ये इसको 5 प्रकार का बताया है। पहला इन्होंने बताया मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा सैसनावस्था, चौथा जो है अव्यक्तावस्था और पांचवा जो है जन्नेन्द्रियावस्था की बात किया है। इस तरह से ये व्यक्तित्व को ठीक ढंग से समझने और समझाने का ये प्रयास किए हैं। व्यक्तित्व का काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने विश्लेषण किया है। आज भी हम लोग देखते हैं कि स्वप्नों के विश्लेषण, मनोविकृति और जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में या मनोचिकित्सा के क्षेत्र में साइको एनालिटिकल थ्योरी का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है और इसके थ्रू जो है किसी भी व्यक्ति का जो है मनोविकृति या मनोचिकित्सा के क्षेत्र में या स्वप्नों के विश्लेषण में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये जो है व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से एक टर्म है अचेतनता। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। अचेतनता, इसको इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। इसको हम लोग अचेतन भी कह सकते हैं। व्यक्ति का जो है अचेतन मन होता है जिसमें जो है एक अनजानी, जिसको व्यक्ति जानता नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली होती है और वह जीवंत शक्तियों का जो है समुच्चय होता है। एक तरह से कहिए
कि अचेतनता का मतलब है व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं होती हैं उन इच्छाओं को व्यक्ति जो है अचेतन मन में प्रेस करके रहता है। यानी हमारे मस्तिष्क में तो रहेगा, हमारे दिमाग में तो रहेगा, हमें उस पता भी नहीं रहेगा, हम उसको व्यवहार के रूप में नहीं लाते हैं, उसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, ये एक ट्रायंगल के रूप में समझते हैं हम लोग इस तरह से। वो कहते हैं कि ये पानी में बर्फ़ के टुकड़े को आप देखे होंगे, पानी में जब हम बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो उसका 1/9 भाग जो है पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है और 8/9 भाग पानी के अंदर होता है। इसी पे उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के अचेतन मन में वह सारी दमित इच्छाएं, असामाजिक अनैतिक दमित इच्छाओं का समूह होता है और चेतन मन में जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नियम कानून हैं उन्हीं को जो है बाह्य व्यवहार में या व्यवहार में व्यक्ति लाता है। इसके आधार पर उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। इसमें बीच में होता है एक अर्धचेतन, यह जो है चेतन और अचेतन में सेतु का काम करता है, यह बैलेंस का काम करता है। हम लोग इसको समझते हैं पानी में जो है, जैसे हम लोग बर्फ़ को देखते हैं, पानी में डालते हैं तो उसका 1/9 भाग जो है पानी के ऊपर दिखता है और 8/9 भाग जो है पानी के अंदर दिखता है। तो जो 1/9 भाग दिखता है उसको वो चेतन मन के रूप में बताया है और जो 8/9 भाग जो पानी के अंदर दिखता है वह अचेतन के रूप में बताया है। इस पे पानी में बर्फ़ की बात करते हैं तो इस पे एक घटना याद आ रही है कि 1912 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। आप लोग देखे होंगे एक टाइटैनिक मूवी, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर इसको हम लोग इस तरह से समझें कि ये जो है कनाडा है, कनाडा और यूएसए, यहाँ पे ये टाइटैनिक जो जहाज़ थी वह लंदन के लिए जा रही थी। ये अटलांटिक महासागर है, पूरा ओशियन है और इस ओशियन में यहाँ पे आके एक बर्फ़ के टुकड़े से जो टाइटैनिक जहाज़ था वो टकराया। हुआ ये कि गाइड जो है ऊपर पानी के सतह के ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा देखा, वो सोचा कि हम साइड से निकल जाएंगे, लेकिन उसका ज़्यादा पोर्शन यानी 8/9 भाग पानी के अंदर था। नीचे से जहाज़ उससे टकराई, जहाज़ कटी, जहाज़ में पानी घुसा और टाइटैनिक जहाज़ डूब गई। एक्चुअली होता यहाँ पे ये है कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस पे जो है 5 झीलें हैं, सुपेरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरोन। इसी में ह्यूरोन से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सेंट लॉरेंस नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी यहाँ पे अटलांटिक महासागर में आती है। ऊपर से ग्रीनलैंड के तरफ से या उत्तरी ध्रुव के तरफ से एक धारा आती है, ठंडी हवा की धारा आती है, जिसे हम लोग लेब्राडोर की ठंडी हवा कहते हैं, और नीचे से जाता है गल्फ स्ट्रीम। दोनों यहाँ पे टकरा जाता है। देखिए, ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी हवा आई, नीचे से गल्फ स्ट्रीम आई है और इधर से सेंट लॉरेंस का पानी आ रहा है। ये जो है लेब्राडोर की ठंडी हवा जो है उस पानी को जो है बर्फ़ में तब्दील कर देती है और जो गल्फ स्ट्रीम है उसको पिघलाती है। यहाँ पे एक फाग का निर्माण होता है, यहाँ पे एक घास उत्पन्न हो जाती है जिसको प्लैंकटन घास के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे उस घास को खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। इस नाते इसको हम लोग ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मछलियों का काफ़ी अधिक उत्पादन होता है। और यहीं पे हमारा जो टाइटैनिक जहाज़ था उत्तरी अटलांटिक महासागर में टकराया, और टकराने के बर्फ़ के नीचे वाले पोर्शन से 8/9 भाग की बात कर रहे हैं, नीचे जो पोर्शन था उससे टकराया, जहाज़ कटी और जहाज़ जो है जहाज़ के अंदर पानी घुसा, जहाज़ वही डूब गई। उस घटना में 2200 लोग मारे गए थे। 1912 की घटना है। फिलहाल ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जब हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो काफ़ी डिटेल देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि चेतन मन में जो है 1/9 भाग होता है और अचेतन में 8/9 भाग होता है। अचेतन में हमेशा जो है अनैतिक, असामाजिक जो है दमित इच्छाओं का समूह होती है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं,
हम जब भी कोई वस्तु देखते हैं, कोई भी वस्तु या व्यक्ति कुछ भी देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि काश वो चीज़ मेरी होती। सामाजिक रूप से अगर वह सही नहीं है हमारी थिंकिंग, तो हम क्या करते हैं, उस थिंकिंग को प्रेस करते हैं, दबा करके हम अपने अचेतन मन में रख लेते हैं, जो कि क्या होता है, एक अनजानी परंतु शक्तिशाली जीवंत शक्तियों का समुच्चय होता है। और चेतन मन में जो सामाजिक रूप से स्वीकृत जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो आदर्श होते हैं, जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो हमारे समाज के संस्कार होते हैं, उनके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। और होता ये है कि कई बार अचेतन मन से जो हमारी दमित इच्छाएं ये पिंच करती हैं, पिंच करके हमारे चेतन व्यवहार में आना चाहती हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें आने का प्रयास करती हैं। जो अनैतिक और सामाजिक दमित इच्छाएं हैं, तो उसमें जो अर्ध चेतन है उसको रोकने का प्रयास करता है, बैलेंस करने का प्रयास करता है। अर्ध चेतन ये कहता है नहीं, ये गलत है। जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नियम संस्कार हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके आधार पे व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए। या चेतन व्यवहार, यानी जो व्यवहार हमारा बाह्य रूप से दिखता है वो हमारा चेतन व्यवहार या चेतन मन के थ्रू होता है। और अर्ध चेतन में वो सारी दमित इच्छाएं जितनी भी होती हैं असामाजिक और अनैतिक, उनका जो है पूरा एक समुच्चय होता है जो जीवंत होता है, मरता नहीं है। इच्छाएं हमेशा पड़ी रहती हैं मस्तिष्क में हमारे, लेकिन वह सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है। इस नाते उन इच्छाओं को हम लोग व्यवहार के रूप में यानी चेतन के रूप में नहीं लाते हैं। तो इस आधार पे उन्होंने अचेतनता को बताया है। इन्होंने व्यक्तित्व की जो है संरचना के लिए 3 नए टर्म दिया है, इदम, अहम और पराहम। इदम, अहम और परा अहम, ये 3 टर्म दिया है उन्होंने। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात किया। ये तीनों टर्म जो है हम लोग व्यवहार में यूज करते हैं। इदम, अहम और पराहम, इड, ईगो और सुपर ईगो की बात किया है। इनको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाए हैं, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। जो हमारा स्क्वायर है या हमारा इड है, यानी क्या है, इदम है, और ये हमारा ईगो है जो सर्किल बनाया है, और जो ट्रायंगल है यह हमारा सुपर ईगो है। इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, जो इड होता है यह जन्मजात होता है, या मूल वासनाओं और दमित इच्छाओं का समूह होता है इड के अंतर्गत। यानी जो यह व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय ही उसे मिला रहता है, यह जन्मजात होता है। एक्चुअली इसमें होता यह है कि व्यक्ति की जो भी इच्छा करती है उन इच्छाओं को व्यक्ति तत्काल पूरा करने का प्रयास करता है। व्यक्ति जो है तत्काल आनंद, सुख और संतुष्टि को पाना चाहता है। और यह एक तरह से कहें तो हम लोग बीच में इसको हटा देते हैं। ईगो होता है वो, यह वास्तविकता के धरातल पे काम करने के लिए व्यक्ति को जो है प्रेरित करता है, यानी इसका संबंध वास्तविकता से होता है। इसमें जो है एक तरह से कहें तो ईगो जो है आंशिक रूप से इड में और आंशिक रूप से सुपर ईगो में जिंदा रहता है। जो काम यहाँ पे हम लोग अर्धचेतन को देखे हैं कि अर्धचेतन जो है चेतन और अचेतन में बैलेंस का काम करता है, वही काम यहाँ पे ईगो जो है इड और सुपर ईगो में बैलेंस का एक सेतु का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह जो है व्यक्ति की मूल वासनाओं और दमित इच्छाओं का समूह होता है। यह सामाजिक संबंधों, सामाजिक रूप से जो स्वीकृत नियम हैं उनके आधार पर बात करता है। और जो सुपर ईगो होता है वह व्यक्ति के जो है संस्कार, सामाजिक जो है मान्यताएं होती हैं, जो आदर्श होते हैं, उनके अनुरूप व्यक्ति के व्यवहार को करने का प्रयास करता है। हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है
सुपर ईगो की बात करते हैं तो व्यक्ति कई बार जो है सामाजिक, व्यक्तिगत या राष्ट्र के हित के लिए अपनी व्यक्तिगत जो है व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत जो हित होता है इसका भी व्यक्ति त्याग कर देता है। किसमें? सुपर ईगो की बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग देखे हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, अगर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो जो है सुपर ईगो हमेशा जो है सामाजिक नियंत्रण की बात करता है। ईगो जो है वास्तविक जगत पे, यानी वास्तविक जगत में व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए इसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो है ईड जो होता है वह पाश्विक इच्छाओं का समूह होता है, यानी जितने भी अनैतिक और सामाजिक कृत्य होते हैं वह जो है ईड के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात किए हैं। हाँ, एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे कि अगर कहीं भी किसी व्यक्ति में ईड अगर सुपर ईगो पे हावी हो जाता है तो व्यक्ति किसी वातावरण में अपना ठीक ढंग से समायोजन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका हावी होने का मतलब है, ईड का हावी होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है अनैतिक और असामाजिक कुछ कृत्य कर डालेगा। और सुपर ईगो क्या होता है, जैसे कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति किसी भी वातावरण में अपना ठीक ढंग से समायोजन नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में जो ईगो होता है वह ईड और सुपर ईगो में बैलेंस नहीं बना पाता है। इसके विपरीत अगर ईड जो है कमज़ोर पड़े और सुपर ईगो जो है अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति किसी भी वातावरण में अपना, किसी भी परिस्थिति में अपना ठीक ढंग से समायोजन कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसमें जो दो प्रत्यय हैं चेतनता, ईड, ईगो और सुपर ईगो को समझने का प्रयास किए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रायड महोदय ने मानव जीवन को जो है एक जटिल तंत्र के रूप में माना है और उन्होंने मानव के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको उन्होंने दो रूपों में लिया है। इसकी बात करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं। उन्होंने व्यक्ति जो है एक जटिल तंत्र है, इसमें जो है दो तरह की ऊर्जा होती है। एक होता है शारीरिक ऊर्जा और दूसरा होता है मानसिक ऊर्जा। ऊर्जा को इन्होंने दो तरह से बताया है। शारीरिक ऊर्जा में हम लोग देखते हैं कि चलना फिरना, खेलना कूदना, लिखना, ये सब व्यक्ति की जो है शारीरिक ऊर्जाएं होती हैं। और मानसिक ऊर्जा में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति की जो भी मानसिक क्रियाकलाप करता है वह मानसिक ऊर्जा के थ्रू ही करता है। इसमें व्यक्ति जो है चिंतन का, स्मरण का कार्य करता है। मेंटल जो एनर्जी है, इस आधार पे उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि मानव के जो व्यक्तित्व होता है उसमें कुछ गत्यात्मक पक्ष होते हैं, डायनेमिक जो है एक्सेप्ट्स होते हैं। वो जो डायनेमिक एक्सेप्ट्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। उन्होंने एक बताया है मूल प्रवृत्ति, दूसरा उन्होंने बताया है चिंता और तीसरा बताया है मनोरचना। इसको हम लोग तीनों को काफ़ी डिटेल देखते हैं। मूल प्रवृत्ति जो व्यक्ति का क्या है, ये डायनेमिक एक्सेप्ट्स है। डायनेमिक का मतलब है कि वातावरण में, किसी भी वातावरण में जब व्यक्ति जाता है नए वातावरण में तो उसमें अपना धीरे धीरे जो है क्या करता है, एडजस्ट करता है। धीरे धीरे उसके जो है व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि हम लोग सिगमंड फ्रायड की थ्योरी देखे थे, याद होगा कि व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है जो उन्हें वातावरण के साथ एक यूनिक एडजस्टमेंट करता है, अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो वहाँ पे डायनेमिक का सेंस ये है कि वातावरण के चेंज होने पे व्यक्ति के व्यवहार में धीरे धीरे लंबे समय में जा कर के उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और उस आधार पे व्यक्ति की व्यक्तित्व की व्याख्या
की जाती है। तो जो डायनेमिक एक्सेप्ट्स हैं, जो मेंटल एनर्जी के थ्रू होता है, उसको उन्होंने 3 प्रकार का बताया है। एक उन्होंने मूल प्रवृत्ति, दूसरा चिंता और तीसरा मेंटल मैकेनिज्म की बात किया है, मनोरचना की बात किया है। वो कह रहे हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्ति के अंदर, ये 2 तरह की होती हैं। एक होता है मृत्यु मूल प्रवृत्तियां और एक होता है जीवन मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां को इन्होंने 2 बताया है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा इन्होंने बताया है मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। देखिए, जो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जीवन जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इसमें व्यक्ति रचनात्मक कार्य और सकारात्मक व्यक्ति का व्यवहार होता है। अगर किसी व्यक्ति में जो है जीवन मूल प्रवृत्तियां अधिक सक्रिय हैं, तो वह व्यक्ति जो है रचनात्मक व्यक्तित्व वाला होता है, या वह व्यक्ति रचनात्मक कार्यों को ज़्यादा करता है। उसका जो व्यवहार होता है पॉजिटिव व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ वाली व्यक्ति होते हैं, जिसमें जो है मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ हावी हो जाती हैं, उसमें व्यक्ति जो है डिस्ट्रक्टिव होता है, विध्वंसात्मक कार्य को करना पसंद करता है और उसका व्यवहार जो है काफ़ी आक्रामक होता है, एग्रेसिव बिहेवियर का व्यक्ति होता है। तो ये तो था हम लोग का मूल प्रवृत्तियों के आधार पे जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। हम लोग देखेंगे जीवन मूल प्रवृत्ति के आधार पे इन्होंने व्यक्ति की जो है यौन व्यवहार की भी व्याख्या किया है। इसमें इन्होंने एक नया टर्म जोड़ दिया है, यौन व्यवहार। व्यक्ति का जो है सेक्सुअल बिहेवियर की बात किया है, और जो व्यक्ति के अंदर जो है सेक्सुअल जो ऊर्जा होती है, इसको इन्होंने नया टर्म दिया है। व्यक्ति की जो है यौन मूल प्रवृत्ति की जो ऊर्जा बल होता है, इसके लिए उन्होंने एक नया शब्द दिया है, जिसको हम लोग जानते हैं लिबिडो के नाम से। लिबिडो, हिंदी में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिबिडो। और लिबिडो के आधार पे भी इन्होंने काफ़ी डिटेल बताया है कि व्यक्ति का जो सेक्सुअल एनर्जी होता है, उसके आधार पे व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे समझाया जा सकता है, ये लिबिडो के आधार पे इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। हम लोग इसमें देखते हैं कि एक तो हम लोग देख लिए मूल प्रवृत्तियाँ, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ। इसमें हम लोग चिंता की बात करते हैं। इन्होंने चिंता को 3 तरह का बताया है। एक बताया है ये जो है वास्तविक चिंता, दूसरा इन्होंने बताया है तंत्रिकागत चिंता, और तीसरा इन्होंने बताया है नैतिक चिंता। चिंता शब्द से आप परिचित होंगे आप सभी लोग। चिंता जो है सिगमंड फ्रायड के अनुसार 3 तरह का होता है। एक वास्तविक चिंता, दूसरा तंत्रिकागत चिंता, और तीसरा जो है नैतिक चिंता की बात किया है। हम लोग देखते हैं कि ये वास्तविक चिंता क्या होती है। व्यक्ति जो है अपने जीवन में बाह्य खतरों से जो डरता है, वही उसकी वास्तविक चिंता होती है। जैसे अचानक आंधी तूफान का आ जाना, भूकंप का आ जाना, कहीं अचानक आग लग जाना, कहीं जा रहा है दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, या व्यक्ति की जो है वास्तविक चिंता होती है। यानी प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटती हैं, जो दुर्घटनाएं घटती हैं, उन दुर्घटनाओं से बचना ही हमारा क्या है, वास्तविक चिंता है। क्लियर है। तंत्रिकागत चिंता को ये बताए हैं कि इसमें इदम का जो है परा हम पे हावी हो जाना, यानी अनैतिक असामाजिक जो व्यक्ति की इच्छाओं का समूह होता है, जो पार्श्विक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का जो है सुपर ईगो, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नियम कानून जो आदर्श हैं, उन पे हावी हो जाने का व्यक्ति को हमेशा डर बना रहता है। और व्यक्ति इस चीज़ से डरता है कि कहीं उसकी जो है आक्रामक और यौन इच्छाएं पे कहीं उसका संयम न रहे, वह कुछ गलत न कर दे, या व्यक्ति की जो है तांत्रिक
चिंता होती है। इसमें इस तरह से देख सकते हैं, ईड जो है उसको डर रहता है कि ईड जो है कहीं सुपर ईगो पे हावी न हो जाए, और जैसे ही ईड सुपर ईगो पे हावी होगा, व्यक्ति जो है कुछ अनैतिक असामाजिक इस तरह का कृत्य कर देगा जिससे व्यक्ति जो है शर्मसार होगा। इस चीज़ से व्यक्ति डरता है, वो जो है तंत्रिकागत चिंता होती है। और तीसरा है नैतिक चिंता। नैतिक चिंता की हम लोग बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं पराहम के अनुरूप यानी सुपर ईगो के अनुरूप जो व्यक्ति कार्य करता है, ईगो उसमें बार बार बाधा उत्पन्न करता है और उसको यह भय रहता है व्यक्ति को कि कहीं जो है आदर्श और नैतिक जो नियम हैं उसके पालन करने में कहीं हमसे चूक ना हो जाए, हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे। नैतिक चिंता, सुपर ईगो के द्वारा व्यक्ति जो है हमेशा कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, उस समाज के जो नियम कानून और कायदे होते हैं उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। व्यक्ति को इस बात का डर रहता है कि कहीं ईड जो है, ईड हमारे जो सुपर ईगो के थ्रू जो हम लोग व्यवहार कर रहे हैं उसको प्रभावित न कर दे, जिससे व्यक्ति शर्मसार हो जाएगा। इस चीज़ का जो डर होता है व्यक्ति का, वह नैतिक चिंता होता है। तो इस तरह से हम लोग चिंता को देखे हैं। सिगमंड फ्रायड ने 3 तरह का बताया है, एक वास्तविक चिंता, दूसरा तंत्रिकागत चिंता और चौथा इन्होंने बताया है नैतिक चिंता। ध्यान देंगे, वास्तविक चिंता जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान का आना, कहीं जाने पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, कहीं आग का लग जाना, ये व्यक्ति की क्या है, वास्तविक चिंताएं होती हैं। तंत्रिकागत चिंताओं का मतलब है ईड कहीं सुपर ईगो पे हावी न हो जाए, व्यक्ति को इस तरह का अनैतिक और सामाजिक कृत्य न कर दे, इस वजह से जो व्यक्ति डरता रहता है, वह चिंता करता रहता है, वह तंत्रिकागत चिंता होता है। और नैतिक चिंता यानी व्यक्ति जो है पराहम के थ्रू जो नैतिक व्यवहार, जो आदर्श है, समाज में स्वीकृत नियम है, जो कार्य कर रहा है, उसमें कहीं ईड़ बाधा न उत्पन्न कर दे जिससे व्यक्ति कुछ गलत कर दे, ये जो डर होता है यह व्यक्ति की जो है नैतिक चिंता होती है। तो इस तरह से हम लोग चिंता को देखे हैं। हाँ, अब देखिए, व्यक्ति जो चिंता करता है, इस चिंता से बचने के लिए व्यक्ति कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है, यानी कुछ रक्षात्मक प्रक्रम का उपाय करता है। तो रक्षात्मक प्रक्रम जो है सिगमंड फ्रायड ने 5 प्रकार का बताया था: दमन, तार्किकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और 5वां वो विस्थापन को बताया है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, जो चिंता से बचने के लिए व्यक्ति जो डिफेंस मैकेनिज्म करता है उसका प्रयोग कैसे करता है। पहला इन्होंने बताया है डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म 5 तरह का बताया है। पहला दमन, दूसरा तार्किकरण, तीसरा प्रतिगमन, चौथा प्रक्षेपण, और 5वां विस्थापन। व्यक्ति की जो 3 तरह की जो इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की जो है 3 तरह की चिंताएं होती हैं: वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। उनसे बचने के लिए व्यक्ति जो है कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है, कुछ मनोरचना का काम करता है। यह 5 प्रकार का होता है। पहला जो है दमन, दूसरा तार्किकरण, तीसरा प्रतिगमन, चौथा प्रक्षेपण और 5वां जो है विस्थापन की बात करता है। ये सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसको ध्यान से आप सुनेंगे, ये जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी इसका हम लोग काफ़ी हद तक यूज कर सकते हैं। देखिए, हम लोग पहला देखते हैं दमन कैसे करता है। व्यक्ति जो चिंताएं होती हैं उससे वो कैसे बचने का प्रयास करता है।
इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो है अनैतिक जो असामाजिक इच्छाएं होती हैं उनको व्यक्ति क्या करता है, दबा देता है, दमन कर देता है। अनैतिक असामाजिक इच्छाओं का व्यक्ति क्या करता है, दमन करता है, और दमन करके कहाँ रखता है, अचेतन मन में डाल देता है। जो क्या होता है, एक दमित इच्छाओं, अनैतिक असामाजिक इच्छाओं का एक समूह होता है जो कि मानव मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जो विचार व्यक्ति को होता है उसका 8/9 भाग होता है, लेकिन क्या होता है, यह अनजानी होता है, शक्तिशाली होता है, और जीवंत शक्तियों का क्या होता है, अचेतन मन समुच्चय होता है। तो व्यक्ति क्या करता है दमन के अंतर्गत, अनैतिक और असामाजिक जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उनको क्या करता है, दबा के अचेतन मन में डाल देता है। दूसरा, तार्कीकरण। हम लोग तार्कीकरण की बात करते हैं तो इसमें जो है व्यक्ति क्या करता है कि अपनी इच्छाओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करता है, और विश्लेषण के पश्चात जो अनैतिक और असामाजिक कृत्य हैं उनको छोड़ देता है, और जो सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, उनको व्यवहार में लाता है। ध्यान देंगे, तार्कीकरण, इच्छाओं का व्यक्ति तार्किक रूप से व्याख्या करता है, और व्याख्या के उपरांत जो अनैतिक या असामाजिक इच्छाएं हैं उनका परित्याग कर देना ही तार्कीकरण कहलाता है। क्लियर है। प्रतिगमन, तीसरा को देखेंगे, प्रतिगमन। इसमें यह होता है कि व्यक्ति जो है बाल्यावस्था की तरफ लौट करके अपनी इच्छाओं को अपने परिवार में, अपने समाज में अभिव्यक्त कर देता है, प्रस्फुटन कर देता है, बाहर निकाल देता है, और निकालने के बाद उस समाज में जहाँ पे वो निकालता है अपने परिवार में उसका समुचित समाधान कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। प्रतिगमन मीन्स बाल्यावस्था की तरफ लौट करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं का प्रस्फुटन कर देता है, ये हमारा प्रतिगमन कहलाता है। चौथा, प्रक्षेपण की बात करते हैं तो इसमें जो है व्यक्ति अपने इच्छाओं को दूसरे व्यवहार में आरोपित कर देता है। व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को दूसरे व्यवहार में व्यक्ति क्या कर देता है, आरोपित कर देता है, यानी किसी दूसरे व्यवहार में प्रक्षेपित कर देता है। यह जो है प्रक्षेपण है, डिफेंस मैकेनिज्म का चौथा पोर्शन है। पांचवा, विस्थापन। इसमें जो है व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे रूप में बदल करके उसको पूरा कर लेता है। बिल्कुल क्या करता है, प्रक्षेपण नहीं करता है, उस इच्छा को किसी दूसरे रूप में चेंज कर देता है, और फिर उस जो चिंता होती है उस चिंता से व्यक्ति बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं व्यक्ति जो है NXT चिंता से बचने के लिए कुछ प्रक्रम करता है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जो 5 तरीके का होता है, दमन, तार्कीकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, और 5वां जो है विस्थापन करता है। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने जो है डिफेंस मैकेनिज्म की बात किया है। हाँ, इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं कि जो व्यक्ति की जो है लैंगिक ऊर्जा होती है, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होता है, जो हम लोग देखे थे मूल प्रवृत्तियों में, जीवन मूल प्रवृत्तियों की बात किए थे, तो उसमें जीवन मूल प्रवृत्तियों में जो ऊर्जा बल होता है, सेक्सुअल ऊर्जा बल होता है, उस आधार पे व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। और इसको जो है लिबिडो को या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए लिबिडो काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। आगे हम लोग लिबिडो की बात कर रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं लिबिडो क्या है। सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है सिगमंड फ्रायड महोदय ने। देखिए, ये जो थ्योरी है आज के डेट में भी स्वप्नों के विश्लेषण या बहुत तरह के जो मनोविकृतियाँ होती हैं उनको जानने के लिए प्रयोग किया जाता है साइको एनालिटिकल थ्योरी में। तो आगे हम लोग देखते हैं लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबिडो। लिबिडो के तरह से हम लोग देखेंगे तो सिगमंड फ्रायड ने जो है 5 तरह की जो है मनोलैंगिक अवस्थाओं की बात किया है। ये 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहली अवस्था जो है मुखावस्था है, जो जन्म से लेके 1 वर्ष तक चलती है। दूसरी जो है गुदावस्था होती है, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक चलती है। तीसरी सैसनावस्था होती है, जो 3 से लेके 6 वर्ष तक चलती है। और चौथा जो है अव्यक्तावस्था होती है, जो 6 से 12 साल तक चलती है। और
पांचवा होता है जननेंद्रिय अवस्था, जो एडोलसेंस और एडल्टहुड दोनों मिला के यूज चलती हैं, जो हम कह सकते हैं 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। तो हम लोग पहला इसमें क्या है, पहला इसमें है हम लोगों का मुखावस्था, मुखावस्था। दूसरा है हम लोग का गुदावस्था, तीसरा हम लोग का है शेषनावस्था, चौथा हम लोग का है अव्यक्तावस्था, और पांचवा है हम लोग का जननेंद्रिय अवस्था। हम लोग देखे हैं मुखावस्था जो है जन्म से लेके या 0 से 1 साल तक है, गुदावस्था 1 से लेके 3 साल तक है, और ये शेषनावस्था 3 से 6 साल है, और अव्यक्तावस्था 6 से लेके 12 साल तक होता है, और जननेंद्रिय अवस्था 13 साल से ऊपर होता है, जो एडोलसेंस और एडल्टहुड, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था मिला के होता है। हम लोग देखते हैं मुखावस्था पहला, इसमें जो है शिशु का जो है कामुकता का जो क्षेत्र होता है वह मुख होता है। मुख के द्वारा बालक या शिशु की बात करें, मुख के द्वारा बालक जो है विभिन्न तरह की क्रियाकलाप करता है, जैसे चूसने का, किसी चीज़ को निगलने का, काटने का जो प्रयास करता है, यह मुखावस्था के तरह होता है। ये पहली अवस्था है लिबिडो के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। इसमें जो है हम लोग देखते हैं जो कामुकता का क्षेत्र अगर अधिक हो जाता है तो व्यक्ति जो है मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व का हो जाता है। इसको ध्यान देंगे, अगर उत्तेजना मुखावस्था में जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो कामुकता का क्षेत्र अगर काफ़ी अधिक उत्तेजित अवस्था में है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व होता है। मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। अगर उत्तेजना कम होती है तो ये मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व होता है। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। हम लोग देखेंगे कि जो मुखवर्ती आक्रामक व्यवहार है, इसमें व्यक्ति जो है मुखवर्ती आक्रामक में व्यक्ति जो है निराशावादी होता है, शोषक होता है, पर उत्पीड़क होता है आक्रामक बिहेव में। और मुखवर्ती निष्क्रिय बिहेव में जो है व्यक्ति आशावादी होता है, सहयोगी, विश्वासी और परोपकारी होता है, या पर निर्भर व्यक्ति होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें मुखावस्था। दूसरा है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मुखावस्था में जो भी कामुकता का क्षेत्र होता है बालक का क्या होता है, मुख होता है। और गुदावस्था में बालक का गुदा उसकी जो है कामुकता का क्षेत्र होता है। इस अवस्था में मल मूत्र विसर्जन करने से शिशु जो है लैंगिक सुख की अनुभूति करता है। ये अवस्था हम लोग देखे हैं 1 से लेकर 3 साल तक चलती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर उत्तेजना अधिक हो जाती है तो 2 तरह के हो जाते हैं, एक गुदा आक्रामक व्यक्तित्व और दूसरा गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। एक हो जाता है गुदा आक्रामक व्यक्तित्व और दूसरा हो जाता है गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। हम लोग देखेंगे कि इस अवस्था में जो है अगर उत्तेजना अधिक है, कामुकता का क्षेत्र तो गुदा होता है, अगर उत्तेजना अधिक है तो गुदा आक्रामक व्यक्तित्व होता है। इसमें जो है इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वह एडोलसेंस में जा कर के काफ़ी क्रूर होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और इनका जीवन जो है अस्त व्यस्त होता है। अगर गुदा आक्रामक व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है तो ये
हम लोग देखेंगे 1 से 3 साल में ही क्लियर हो जाता है उसका व्यक्तित्व। और गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसमें जो है व्यक्ति की जो है धारणात्मक, यानी उसका जीवन एक साधारण जीवन होता है, उसमें जीवन में वो बालक जो है क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है, सिस्टमेटिक उसका पूरा जीवन शैली होता है, एक तरह से इतना कह सकते हैं। वह व्यक्ति जो है कंजूस होता है, समय का जो है पाबंद होता है, और अनुनय विनय और आग्रह की बात उसमें काफ़ी आसानी तरीके से समाहित होती है। तो ये गुदावस्था हुआ। दूसरी अवस्था शैशनावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जो है कामुकता का क्षेत्र जो है लिंग होता है। शैशनावस्था, यहाँ पे हम लोग सिगमंड फ्रायड की थ्योरी जब हम लोग इन्फेंसी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग इसकी काफ़ी चर्चा किए थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि लड़कों का जो है माँ के तरफ लगाव और लड़कियों का पिता के तरफ लगाव। लड़कियों का पिता के तरफ लगाव क्यों होता है और लड़कियों का जो है माँ के तरफ लगाव क्यों होता है? लड़के इस बात से चिंतित रहते हैं कि कहीं पिता हमें लिंग से वंचित न कर दे, इस वजह से उनका माँ के तरफ झुकाव होता है। ये मैं नहीं, ये सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है। और इस चीज़ को जो है लड़कों का जो है लड़कों का जो है माँ के तरफ झुकाव और लड़कियों का पिता के तरफ झुकाव। लड़कियां ये सोचती हैं कि माँ ने उन्हें लिंग से वंचित कर दिया, इस वजह से उनका पिता की तरफ झुकाव होता है। लड़कियों का पिता की तरफ झुकाव को जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पितृ भावना ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और लड़कों का माँ के तरफ झुकाव को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या मातृ भावना ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, 2 शब्द इसमें कॉमन है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये हमारा शैशनावस्था जो 3 से 6 वर्ष होता है। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, अगर कामुकता का क्षेत्र या उत्तेजना अधिक हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कि लड़कों में जो है सेखीबाजी, बढ़ चढ़ के बात करना या बढ़ा चढ़ा के बातों को व्यक्त करने की कला होती है। उतावलापन होता है उनमें, कोई काम करते हैं और जल्दी ही ऊब जाते हैं, उनमें उतावलापन होता है। और ऐसे बच्चों की जो है आकांक्षाएं जो है काफ़ी उच्च होती हैं। लड़कियों में हम लोग देखते हैं कि उनमें सम्मोहकता का गुण आ जाता है और स्वच्छंद रहना पसंद करती हैं, सफाई दफाई अपने शरीर से लेके घर परिवार के काफ़ी स्वच्छ रखने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें शैशनावस्था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है अव्यक्तावस्था जो 6 से 12 साल है। हम लोग को याद है जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को देख रहे थे, 6 से 12 साल की अवस्था जो है चाइल्डहुड की अवस्था। 30 अवस्था में हम लोग देखे थे सेक्स इंस्टिंक्ट को, काम प्रवृत्ति को, जो है इस अवस्था में सुप्त सी हो जाती है। बच्चे जो है खेलने कूदने, पढ़ने, संगीत, नृत्य, कला इत्यादि में इतना बिजी हो जाते हैं कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये हम लोग का है अव्यक्तावस्था। और 5वां है जनेंद्रियावस्था। इस अवस्था में हम लोग देखते हैं, ये अवस्था एक्चुअली जो है 13 साल से स्टार्ट होती है। जब ये स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि लड़के और लड़कियां समलिंगी के तरफ उनका आकर्षण होता है। यानी लड़कियां हैं तो वो लड़कियों से मिलना जुलना, बात करना, इससे प्रदर्शित होता है कि लड़कियां जो है समलिंगी आकर्षण की तरफ झुकी रहती हैं। और लड़के समलिंगी आकर्षण उनमें भी होता है। लड़के भी अपने हम उम्र के लड़कों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसको जो है सिगमंड फ्रायड ने होमोसेक्सुअलिटी के नाम से बताया है। यानी समलिंगी आकर्षण को क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअलिटी। और जैसे ही इसमें एक चीज़ काफ़ी परिवर्तन होता है जनेंद्रिय अवस्था में। जनेंद्रिय अवस्था में जो है किशोर किशोरियों में हम लोग देखते हैं कि उनके जो है शारीरिक विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है। उनके जनेंद्रियों का भी विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है और वह स्टार्ट में अपने साथ समलिंगी आकर्षण होता है। इसको उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी नाम दिया है। और दूसरा, जब किशोरावस्था के अंत में या हम लोग कहें एडल्टहुड के प्रारंभ में इनमें जो है जो समलिंगी आकर्षण है या विषमलिंगी आकर्षण में तब्दील हो जाता है। यानी लड़कियां अब लड़कों में लगाव रखना शुरू कर देती हैं और लड़के लड़कियों में लगाव रखना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को उन्होंने हेट्रोसेक्सुअलिटी के नाम से बताया है। तो इस तरह से हम लोग सिगमंड फ्रायड की जो
थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें हम लोग देखे हैं लिबिडो के आधार पे देखे हैं कि उन्होंने 5 तरह की मनोलैंगिक अवस्थाओं को डिवाइड किया है। पहला जो है मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा सैसनावस्था, चौथा जो है अव्यक्तावस्था और 5वां जनेंद्रिय अवस्था की बात किया है। सबको इन्होंने बताया है। इस तरह से हम लोग साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखे हैं। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। हम आपको इस तरह के टॉपिक हमेशा देते रहेंगे। इसमें जो है ध्यान से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये जो है दैनिक जीवन में अभी भी इस थ्योरी का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। आज के डेट में बहुत सारे मनोचिकित्सक जो है इस थ्योरी का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है उन्होंने जो अचेतनता की बात किया था, अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन की बात किया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईड, ईगो और सुपर ईगो, इदम अहम और परा अहम, जो आज के जीवन में व्यवहारिक रूप से हम लोग देखते हैं, इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग देखे हैं कि मानव जीवन एक जटिल तंत्र होता है। इसमें जो है 2 तरह की ऊर्जा की बात किया था उन्होंने, एक शारीरिक ऊर्जा और एक मानसिक ऊर्जा। मानसिक ऊर्जा के दौरान हम लोग देखे हैं कि व्यक्ति के जो है कुछ गत्यात्मक पक्ष होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो है कुछ गत्यात्मक पक्ष होते हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, चिंता होती है और मनोरचना होती है। मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने 2 तरह का बताया, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की बात किया है। जीवन मूल प्रवृत्ति में जो है एक बात उन्होंने जोड़ दिया था कि जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो यौन मूल प्रवृत्ति के जो ऊर्जा बल है, उसको उन्होंने लिबिडो नाम दिया। उस आधार पे हम लोग देखे हैं मुखावस्था, गुदावस्था, सैसनावस्था, अव्यक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। चिंता उन्होंने 3 तरह का बताया है। एक जो है बताया वास्तविक चिंता, दूसरा तंत्रिकागत चिंता और तीसरा जो है नैतिक चिंता की बात किया है। और हम लोग इसमें जो देखे हैं कि व्यक्ति जब चिंताग्रस्त रहता है, चिंता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति जो है कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। डिफेंस मैकेनिज्म को उन्होंने 5 तरह का बताया है, दमन, तार्किकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और विस्थापन की बात किया है। तो इस तरह से हम लोग का ये सिगमंड फ्रायड की थ्योरी जो है यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।